बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स, इसका पार्ट जो है वो 7 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि आपको ये पता है कि कोई रैंडम टॉपिक्स बीच में से नहीं उठाए जाते। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जैसे होता है, जो टीचर्स करते हैं उनके बेचारों की मजबूरी है, उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। बहरहाल मुझे तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, तो मैं चलता हूँ आपकी बुक के मुताबिक। आप पीडीएफ से टैली कर लें और मेरे लेक्चर्स को टैली कर लें, इन सीक्वेंस को देख लें बिल्कुल एज इट इज़। जो हेडिंग आपके चैप्टर के अंदर मौजूद है पहले, उस पर पहले वीडियो बनी है। जो हेडिंग अगले पेज पे आपको नज़र आ रही है उस पर दूसरी वीडियो बनी है। बिल्कुल ये तरतीब है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है, बीच में से ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक उठा के रैंडम दे दिया, नहीं भाई। उसकी वजह ये है कि आगे आपका जो एमडी कैट टेस्ट आ रहा है, ई कैट टेस्ट आ रहा है, आप तो लगे बंधे सिस्टम में चलते हैं ना, आपको तो पता ही नहीं होता। स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमीज़ में, कोचिंग सेंटर्स में ये चैप्टर है और इसके 4 स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो टीचर ने लिए हुए हैं, वो आपको पढ़ा दिए। 4 रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको करवा दी, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है भाई, मसला हल हो गया, बेहतरीन हमारी तैयारी हो गई भाई। चैप्टर में और जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उन्हें कौन पढ़ाएगा यार? आपका एमडी कैट टेस्ट या ई कैट टेस्ट जो है वो आएगा, उसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे तो क्या वो उन्हीं 4 टॉपिक्स में से आएंगे जो टीचर ने पढ़ा दिए? और बाकी जो 4 टॉपिक बच गए हैं, क्या उनमें से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा आपके एमडी कैट टेस्ट में, ई कैट टेस्ट में, इवन एग्ज़ाम में? तो इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 15 से लेके ये जो हमारा 25 चैप्टर आ गया है, एक टॉपिक मिस नहीं है आपका, बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है भाई। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसकी तरफ चलते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब आगे बढ़ने से पहले हमेशा मैं ये बात बताता हूँ नए आने वाले बच्चों के लिए कि भाई पिछली वीडियोस अगर देखनी है, पिछला पार्ट अगर देखना है तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछले सारे लेक्चर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, चैप्टर नंबर 15 से लेके अभी तक चैप्टर नंबर 25 तक, इस लेक्चर तक। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है 12 केमिस्ट्री न्यू बुक। 12 केमिस्ट्री न्यू बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में चेक करें, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी वहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, पूरे चैप्टर, पूरे के पूरे 13 चैप्टर। प्लस वहाँ पर एक ग्रैंड टेस्ट भी है, एक प्रैक्टिस टेस्ट भी है, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, वो 1.5-2 घंटे की वीडियो है, उसको देखें, वो टेस्ट है। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर सारे मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं उस एक वीडियो के अंदर, IUPAC सिस्टम के तहत, कॉमन सिस्टम के तहत। वो टेस्ट है, उसको अटेम्प्ट करें आप, उस वीडियो को देखें, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। उसी वीडियो में सोल्यूशन भी बताए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन सिस्टम के तहत नोमेनक्लेचर की, ठीक है भाई। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियोस अलग हैं, ये फ़र्क रखिएगा। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैट्रिक जो है उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं, पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है। पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ साथ चल रही है, चैप्टर नंबर 5 तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर इसके मेन पॉइंट्स, और इसमें डेरिवेशन भी है एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, E=h/, इससे एक इक्वेशन और डिराइव होगी, तो वो डेरिवेशन भी मैं इसी में करवाऊंगा आपको, ठीक है भाई। तो लाइट की तरफ चलते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट पहले, लाइट, ये जो सनलाइट, लाइट को मैं बार बार बता चुका हूँ
कि सनलाइट, जब लाइट की बात आए तो आपके जहन के अंदर ये बात आनी चाहिए कि लाइट दो किस्मों की है। एक वो लाइट जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आती है, दूसरी वो लाइट जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, यानी कि इनविजिबल लाइट है और विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट भी दो कैटेगरी की है, इनविजिबल लाइट भी दो कैटेगरी की है। विजिबल लाइट नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। विजिबल लाइट आपके घरों में सेवर लगे हुए हैं, मोबाइल से लाइट निकल रही है, पीसी से लाइट निकल रही है, मॉनिटर से, इनसे जो लाइट निकल रही है ये क्या है? ये आर्टिफिशियल विजिबल लाइट है। और इनविजिबल लाइट जो है वो भी आर्टिफिशियल मौजूद है। इसके अलावा इनविजिबल लाइट और विजिबल लाइट क्या नेचुरली भी है? बिल्कुल। विजिबल लाइट जो नेचुरली है वो आपकी सनलाइट है, और इनविजिबल लाइट जो कि नेचुरल है वो भी सनलाइट के अंदर ही है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सनलाइट, जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, वो सनलाइट असल में 9 लाइट्स का मजमूआ है। इन 9 लाइट्स के अंदर 7 लाइट्स वो हैं जो कि विजिबल हैं, आपको अपनी आँख से नज़र आती हैं, और 2 लाइट्स ऐसी हैं जो कि इनविजिबल हैं। अब ये इनविजिबल लाइट कौन कौन सी हैं ये मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले जो है वो IR इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड के बाद ये विजिबल लाइट आपकी आ जाती है, और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है। ये सनलाइट है आपकी पूरी की पूरी, सनलाइट, ठीक है। अब ये जो विजिबल लाइट है, इसको अगर हम इसके सामने प्रिज्म अगर हम रखते हैं तो क्या होता है? ये कई दफ़ा मैंने बातें बताई हैं। इसके दूसरी तरफ आपको मुख्तलिफ़ कलर्स नज़र आते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स नहीं है, ये लाइट्स हैं, जिसको विबग्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो ये विजिबल लाइट जो है ये असल में क्या है? विबग्योर है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन सनलाइट आपको कैसी नज़र आती है? येलो कलर की नज़र आती है। इनफैक्ट सनलाइट का कलर येलो नहीं है, ये हमारी परसेप्शन है। सनलाइट का जो कलर है वो मिल्की कलर है, मिल्की वाइट कलर। बहरहाल, तो ये सनलाइट जो है ये, अब इसके ऊपर बात हो रही। अब सनलाइट को आगे चलते हैं तो ये बड़ी बहस चलती रही पहले भी कि लाइट का मतलब यहाँ पर सनलाइट ही है, और लाइट का मतलब यहाँ पर विजिबल लाइट भी है, लाइट का मतलब यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट भी है, लाइट का मतलब यहाँ पर इंफ्रारेड लाइट भी है। ये बात जहन में रखिएगा, जब मैं लाइट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये सब आ गया उसके अंदर। इंफ्रारेड भी आ गया, विबग्योर भी आ गया, अल्ट्रा वायलेट भी आ गया, ये सब लाइट हो गया। तो कलेक्टिवली इन सब की बात हो रही है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हमारे पास लाइट्स हैं। कौन सी हैं? इनविजिबल लाइट्स हैं। माइक्रोवेव्स है, घरों में जो माइक्रोवेव है, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, टेक्निकल पॉइंट पे तो आपको नहीं लेके जाऊंगा। ये भी सारी लाइट्स की किस्में हैं। लेज़र लाइट, ये सब लाइट्स की किस्में हैं। लेकिन कलेक्टिवली इन सारी लाइट्स को, जो कि मैंने अभी आपके सामने ये बात रखी है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, विबग्योर, अल्ट्रा वायलेट, आपके घर में जो लाइट है, आपके मोबाइल से जो लाइट निकल रही है, आप किसी जगह आग लगाते हैं वहाँ से जो लाइट निकल रही है, ठीक है, या वो लाइट जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, कौन कौन सी मैंने आपको बता दिया। रेडियो वेव्स, जिसके ज़रिए ट्रांसमिशन का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह, आपकी आवाज़, आपकी पिक्चर्स, ये सब एक जगह से दूसरी जगह जो जाती हैं, ये सब की सब क्या है? आप इनको लाइट की ही किस्म समझ लें आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। तो इतनी सारी किस्मों की लाइट्स हैं। अब इतनी सारी किस्मों की जो लाइट्स हैं, इनको मैं एक और नाम दे देता हूँ। इतनी सारी किस्मों की जो लाइट्स हैं, इनको मैं एक और नाम दे देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैं देखें, लाइट कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जब लाइट की बात आती है ना, लाइट की बात आती है तो आपके जहन में फ़ौरन ये वाली लाइट आती है, विजिबल लाइट। आप इसको लाइट कंसीडर ही नहीं करते। ऐसी बात है ना, इंफ्रारेड को, अल्ट्रा वायलेट को, क्योंकि ये आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। इसी तरह रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, और बहुत सारी किस्मों की जो वेव्स हैं, उनको भी अगर मैं लाइट बोलूँ तो वो भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो इन सब को, जितने भी मैंने नाम लिए, इन सब को हम एक नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती? ऐसी होती।
ये होती है। अब ज़रा हिस्ट्री में दोबारा चलते हैं। आपको पता है फिज़िक्स की दो ब्रांचेज हैं हमारे पास, एक हमारे पास पुरानी फ़िज़िक्स है, एक हमारे पास नई फ़िज़िक्स है। पुरानी फ़िज़िक्स जो है उसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं, उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, उसको हम न्यूटनियन फ़िज़िक्स कहते हैं, और जो नई फ़िज़िक्स है उसको हम कहते हैं क्वांटम फ़िज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हमारा चैप्टर भी है। अब क्लासिकल फ़िज़िक्स जो पुरानी वाली फ़िज़िक्स है उसमें जो उसके जो एक्सपर्ट थे, न्यूटन, गैलीलियो गैलीली और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं जो कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में आते हैं। अब वो जो है लाइट को कैसे देख रहे थे, अब ये बहस चल रही थी कि लाइट किससे मिलके बनी है। ठीक है भाई, ये बहस चल रही थी किसमें, क्लासिकल फ़िज़िक्स में। क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है ना, आप 1900 को लेना। ये वो साल है 1900, ये वो साल है जब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आई थी, प्लांक्स हाइपोथेसिस आया था, और मैक्स प्लैंक ने जो अपनी थ्योरी दी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसी से जन्म हुआ था मॉडर्न फिज़िक्स का, क्वांटम फिज़िक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का। तो इससे आगे चलें तो अभी क्या चल रहा है 2025, और इससे पीछे चलें तो 1800 भी आ जाता है, 1899 भी आ जाता है, ये सब कुछ। तो पीछे अगर चलें इस टाइम पीरियड में सारी फिज़िक्स जो है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स है, पुरानी फ़िज़िक्स है, ओल्ड फिज़िक्स है, मैकेनिक्स है, न्यूटनियन फ़िज़िक्स है। इसमें जो फिज़िसिस्ट थे वो लाइट के बारे में क्या बात कर रहे थे, वो लाइट के बारे में कुछ फिज़िसिस्ट कह रहे थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी है। ये बात हो रही थी कि लाइट किससे मिलके बनी है। अब यहाँ पर अच्छा, ये बात पहले मुकम्मल कर लूँ। तो यहाँ पे जो पुराने फिज़िसिस्ट थे उन्होंने जो थ्योरीज दी, कुछ ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी है, कुछ ने कहा लाइट जो है वेव्स से मिलके बनी है। अब जब पार्टिकल की बात आती है तो छोटी छोटी बॉल्स की बात आती है, इस तरह की, है ना, इस तरह का होगा ना भाई पार्टिकल, ज़र्रा। इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, एटम की बात आएगी, मॉलिक्यूल की बात आएगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात आएगी, न्यूट्रिनो की बात आएगी, क्वार्क्स की बात आएगी। ठीक है, और क्वार्क्स भी हमारे पास 6 किस्मों के हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क। तो जब इन पार्टिकल्स की बात आएगी आपके जहन में ये शक्ल आ जाएगी, ऐसी बात है। तो जब लाइट की बात कर रहे थे पुराने लोग तो ये कह रहे थे लाइट बनी किससे है, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनी है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे ये वेव्स से मिलके बनी है, यानी कि ये पार्टिकल नेचर रखती है, वेव नेचर रखती है। ये बहस चल रही थी। इस बहस को समेटा था आगे जाके 1900 के बाद, जब क्वांटम फिज़िक्स का जन्म हुआ, बर्थ हुई क्वांटम मैकेनिक्स की, इस थ्योरी से, कौन सी थ्योरी आई थी, मैक्स प्लैंक की थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद ऑनवर्ड आप देखें 1905 में, 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का दौर आता है, श्रोडिंजर आ जाता है, और बहुत सारे लोग हैं, डी ब्रॉय है जिसको डी ब्रोगली भी कहते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं, डी ब्रॉय है। तो ये सारे नाम जो आपके सामने आ रहे हैं, नील बोर आ जाता है, ये सब के सब जो हैं 1900 के बाद के हैं। तो इससे पहले ये बहस चल रही थी, कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि लाइट पार्टिकल्स से मिलके बनी है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे लाइट वेव्स से मिलके बनी है। लेकिन आगे चल के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको फिर क्लियर किया कि लाइट की दोहरी नेचर है, डुअल नेचर है, लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, लाइट जो है वो वेव भी है। आगे चल के फिर और डी ब्रॉय ही मुझे याद पड़ रहा है, या श्रोडिंजर है या डी ब्रॉय है, डी ब्रोगली जिसको कहते हैं, बहरहाल उसने बोला बाबा सबकी सब चीज़ें दोनों नेचर रखती हैं, आप भी और मैं भी। हाँ, सिर्फ लाइट की बात ना करें कि लाइट जो है वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक रखती है, कि वो पार्टिकल से ही मिलके बनी है, वो वेव से भी मिलके बनी है। उसने बोला सब चीज़ें ही, पार्टिकल और वेव दोनों से मिलके बनी है। मेरी भी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, आपकी भी, इस मार्कर की भी, हवा की भी, मट्टी की भी, पानी की भी, सबकी। उसने मैथमेटिकली प्रूफ किया आगे चल के, डी ब्रॉय था शायद, मुझे याद पड़ रहा है। बहरहाल अब यहाँ पर इसी टाइम पीरियड में बात करें, हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं है इस वक्त जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो लाइट को कह रहे थे कि लाइट पार्टिकल्स से मिलके बनी है, जिसमें न्यूटन भी शामिल थे। न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी जो बड़ी मशहूर है, न्यूटन जो है
उनका कहना था कि लाइट पार्टिकल्स से मिलके बनी। हाइजन आगे और दूसरे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ये बात बोली कि बोला भाई नहीं, लाइट जो है वो वेव्स से मिलके बनी। एक्सपेरिमेंट्स कभी लाइट को दिखा रहे थे कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, कभी वेव की तरह बिहेव कर रही है। आगे चल के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि भाई दोहरी नेचर है, डुअल नेचर है लाइट की। ठीक है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। अब ज़रा ये टेक्निकल नुक्ता समझिएगा कि पार्टिकल और वेव में फ़र्क क्या है। वेव एक ऐसा पैटर्न है जो कि एनर्जी को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ये एक पैटर्न है जिसको हम वेव कहते हैं। इस तरह का एक पिक्चर है, एक तस्वीर है, एक ऐसा पैटर्न है। ये जहाँ बनता है इसका मतलब यही होता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। एनर्जी को जाने के लिए जो गाड़ी चाहिए ना, वो गाड़ी ये वेव है। वेव्स हमारे पास दो किस्मों की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव मेरा टॉपिक नहीं है तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहरहाल कोई सी भी वेव हो, ये बात ध्यान में रखिए, मैकेनिकल वेव हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वेव का काम ही एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो लाइट जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी आपने सुना होगा बचपन से अभी तक, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म है। तो ये बात गलत है कि लाइट एनर्जी की एक किस्म है, नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि लाइट जो है असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एनर्जी को लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड है, ये भी एक वेव है। विजिबल लाइट, विबग्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो 7 लाइट्स हैं, 7 कलर्स हैं, ये भी वेव्स हैं। अल्ट्रा वायलेट है, ये भी वेव्स हैं। इसके अलावा जो मैंने आपके सामने नाम लिए, जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, जिसमें हमारी ट्रांसमिशन होती है एक जगह से दूसरी जगह। जो हम मोबाइल पे बात करते हैं तो हमारी बातचीत जो है आती जाती है, तो ये क्या है? ये भी वेव्स हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी वेव्स। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो वेव्स हैं, ये सारी की सारी पार्टिकल्स भी हैं। ये सारी की सारी पार्टिकल्स भी हैं। ये साबित कर दिया था आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन कि अब कैसे पार्टिकल हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। क्योंकि आपने लाइट को देखा होगा तो ऐसे ही देखा होगा ना, आपने इंफ्रारेड वेव्स को देखा होगा तो ऐसे देखा होगा, विजिबल लाइट्स को देखा होगा तो ऐसे देखा होगा, अल्ट्रा वायलेट को देखा होगा तो ऐसे देखा होगा, रेडियो वेव्स को देखा होगा, एक्स रेज को देखा होगा और माइक्रोवेव्स को देखा होगा, और भी बहुत सारी किस्मों की वेव्स हैं हमारे पास। तो आपने यही पैटर्न देखा होगा। तो ये पैटर्न जब हमें लाइट का नज़र आता है तो पार्टिकल हमारे जहन में ये आता है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो वेव है ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। हाँ, ये कुछ बात समझ में आ रही है, जिससे ये साबित होता है कि ये वेव सिर्फ वेव नहीं है, ये पार्टिकल भी है। देखें, दोनों ज़रा जहन में रखिएगा। मैंने क्या कहा कि ये वेव अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करे, पार्टिकल जैसी इसमें खुसूसियत मौजूद है अगर, तो आपके जहन में क्या बात आएगी कि यार ये वेव पार्टिकल से मिलके बनी है। लेकिन जब आप ये पैटर्न देखते हैं तो फिर आप बोलते हैं यार ये तो वेव है, लेकिन ये वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। इस जुमले को ज़रा ध्यान से सुनना है, कैसे बिहेव कर रही है। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। अब मैं आपको आसान सा मिसाल देके समझा देता हूँ, फिर इसकी डेरिवेशन वगैरह की तरफ चलेंगे। ये मार्कर है, क्या इसी जगह पे मैं दूसरा मार्कर ला सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे कि यहाँ पर सर ये मार्कर है तो इसी जगह पे दूसरा मार्कर, क्या आपका हाथ भी नहीं आ सकता? मैं ला सकता हूँ हाथ? नहीं। अगर मुझे इस जगह पर अपना हाथ लाना है या दूसरा मार्कर लाना है तो मुझे इस जगह को खाली करना पड़ेगा। हाँ, अब जगह खाली हो गई, अब मार्कर भी आ सकता है, मेरी फिंगर भी ऐसे आ सकती है। समझ आ रही है बात? आप एग्जैक्टली यही काम पार्टिकल करता है। एटम, मॉलिक्यूल्स, आइंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, ये जो पार्टिकल्स के मुख्तलिफ अभी आपने नाम सुने हैं, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, प्रोटॉन भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी, क्वार्क्स भी, मॉलिक्यूल भी, आयन भी, एटम भी, ये सब पार्टिकल्स ही हैं। तो एक पार्टिकल अगर किसी जगह पर मौजूद होगा तो दूसरा पार्टिकल उसकी जगह नहीं ले सकता। क्या कहा मैंने?
एक पार्टिकल अगर एक जगह पे मौजूद है तो दूसरा पार्टिकल उसकी जगह नहीं ले सकता, इस वाले पार्टिकल को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, तब इस जगह पर आके दूसरा पार्टिकल आ सकता है। ये पार्टिकल होने की दलील है। समझ आ गई बात आपको? अब ये लाइट जो है ये वेव है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है? जी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। एक वेव जिस जगह पर मौजूद है ना, दूसरी वेव उस जगह पे नहीं आ सकती। क्या कहा मैंने? एक वेव जिस जगह पर मौजूद है दूसरी वेव उस जगह पर नहीं आ सकती। क्यों भाई? ये तो वैसा ही बिहेव कर रही हैं जैसे पार्टिकल करते हैं। ऐसी बात है ना कि पार्टिकल अगर इस जगह पे मौजूद है, कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, इसको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, तब जाके दूसरा पार्टिकल आएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर लाइट में नज़र आती है कि लाइट वेव की फॉर्म में कहीं पर मौजूद है तो दूसरी वेव इस जगह पर नहीं आएगी। आसान सी मिसाल देके मैंने आपको समझाई, इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल हो सकती है। तो दूसरी वेव क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वेव जो है पार्टिकल नेचर भी रखती है। वेव जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी है, पार्टिकल से भी मिलके बनी है। और ये जो वेव है, अब इन वेव्स के पार्टिकल्स का कोई स्पेशल नाम है? जी स्पेशल नाम है, इसको फोटॉन्स कहा जाता है। फोटॉन्स। अब आपसे कोई पूछता है, आपने नाम सुना होगा ये बहुत दफ़ा, आपसे कोई पूछता है फोटॉन्स क्या है, आप आसान लफ्ज़ों में बता दीजिए। ये फोटॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाते हैं। मुदल्लिल और मुकम्मल जवाब। क्या कहा गया? फोटॉन्स क्या हैं? ये वो पार्टिकल हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाते हैं। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाने वाले ये पार्टिकल हैं फोटॉन्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद है मैंने क्या बताया था? सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कितनी किस्मों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? सब की सब ये वेव्स किससे मिलके बनी हैं? कौन से पार्टिकल से मिलके बनी हैं? उस पार्टिकल को हम कहते हैं फोटॉन। अब ज़रा एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सारी हैं तो सही, और ये फोटॉन्स से मिलके बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वेव का बुनियादी काम याद रखना है। वेव वो गाड़ी है जो कि एनर्जी को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पर इंफ्रारेड है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल लाइट ये भी, और अल्ट्रावायलेट ये भी। अब ये जो वेव्स हैं इनकी एनर्जी में फ़र्क है। ये लीस्ट एनर्जेटिक है, लीस्ट एनर्जेटिक, सबसे कम इंफ्रारेड, इससे ज़्यादा वॉयलेट, इससे ज़्यादा इंडिगो, इससे ज़्यादा ब्लू, इससे ज़्यादा ग्रीन, उससे ज़्यादा येलो, उससे ज़्यादा ऑरेंज, उससे ज़्यादा रेड, और सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वॉयलेट। फिर अल्ट्रा वॉयलेट के अंदर भी रीजन्स हैं। आपको पता है अल्ट्रा वॉयलेट की एमडी केट में, ई केट में क्वेश्चन आते हैं। अल्ट्रा वॉयलेट जो है, अल्ट्रा वॉयलेट 3 कैटेगरी की होती है। अल्ट्रा वॉयलेट सी, अल्ट्रा वॉयलेट बी, अल्ट्रा वॉयलेट ए। इसी तरह यहाँ पर ये इंफ्रारेड जो है इसकी भी 3 कैटेगरी होती हैं। शॉर्ट इन IR, मिड IR, फार IR, फार इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और शॉर्ट इंफ्रारेड। ये भी कभी आपको बताऊंगा। बहरहाल तो ये सब की सब अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लीस्ट एनर्जेटिक है, ये मोस्ट एनर्जेटिक है, मोस्ट एनर्जेटिक, और ये लीस्ट एनर्जेटिक है। तो ये क्या है? IR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये किससे मिलके बनी है? IR, ये भी फोटॉन से मिलके बनी है। और अल्ट्रावायलेट जो है ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये भी किससे मिलके बनी है? फोटॉन से मिलके बनी है। अब यहाँ पर समझ में आती है कि फोटॉन्स की टाइप हैं। देखें यहाँ पर जो फोटॉन अल्ट्रावायलेट को बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं, और जो फोटॉन्स इंफ्रारेड को बनाने वाले हैं वो कम एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं। अब यहाँ पर फोटॉन्स की टाइप बन जाती है, फोटॉन्स की टाइप बन जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो फोटॉन्स इंफ्रारेड को बनाने वाले हैं ये फोटॉन्स इतने एनर्जेटिक नहीं हैं, ठीक है, जबकि ये जो हैं मोस्ट एनर्जेटिक हैं, अल्ट्रावायलेट। तो इनको जो फोटॉन्स बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं।
हेयर कम्स द रोल ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। कितनी एनर्जी एक फोटोन के पास हो सकती है? कितनी एनर्जी एक फोटोन के पास हो सकती है? ये फॉर्मूला बताएगा आपको। E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको V मत बनाया करें, ये V नहीं है, ये न्यू है। इसको, ये ग्रीक लेटर है और इसको प्रोनाउंस जो करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है न्यू, न्यू। तो ये न्यू है। E इज इक्वल टू एच न्यू। एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है और ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, जिनके फोटॉन्स हाईली एनर्जेटिक होते हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। फ्रीक्वेंसी वर्ड निकला ही फ्रीक्वेंट से है। होता है ना हमारे पास FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सुना होगा आपने FAQ। जो बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट से, फ्रीक्वेंट का मतलब है तेज़ी, और इसी से वर्ड निकला है फ्रीक्वेंसी। तो जो जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी भाई, वो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी। तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो है, ये क्या है? ये हाईली फ्रीक्वेंट हैं वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आपस में फड्डा है। अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। ये भी ग्रीक लेटर, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो बुनियादी बातें आपको पता चल गई। शुरू से अभी तक क्विक रिव्यू कर दूं। अब इसके जो है ना पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं और इसकी डेरिवेशन भी आपको करवा देता हूं। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अंदर मैंने आपको ये बताया कि इसको पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स भी है और मॉडर्न फिजिक्स भी है। क्लासिकल फिजिक्स में जो फिजिसिस्ट थे, वो ये बात कर रहे थे, कुछ फिजिसिस्ट कह रहे थे कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी है, कुछ कह रहे थे लाइट जो है वेव से मिलके बनी है। ये सवाल क्यों हो रहा था? क्योंकि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेव कर रही थी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह एक पार्टिकल एक जगह पर मौजूद है, कोई दूसरा पार्टिकल उसकी जगह नहीं ले सकता। इस पार्टिकल को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, तभी दूसरा पार्टिकल आएगा। ये पार्टिकल की नेचर है और यही नेचर यहाँ पर हमें नज़र आती है कि जो वेव एक जगह पर मौजूद है, दूसरी वेव उस जगह पर नहीं आ सकती। इसलिए लाइट की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। तो इसलिए लाइट जो है उसकी पार्टिकल नेचर है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये मसला आगे जाके फिर कब सॉल्व हुआ? 1900 के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको क्लियर किया। उसने बोला कि भाई लाइट जो है उसकी दोहरी नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। हमने पार्टिकल नेचर को भी डिस्कस किया है, प्रैक्टिकली वेव नेचर को भी हमने इन डेप्थ बात ही नहीं की है। फिर मैंने जो आपको बात बताई, फिर मैंने आपको लाइट का बताया कि लाइट वर्ड जो है, जितनी भी किस्मों की लाइट है, चाहे वो विजिबल है, इनविजिबल है, आप सबको एक नाम दे दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स भी हो गई, ये सब मैंने आपको बताया। फिर हमने एनर्जी की बात की कि ये लीस्ट एनर्जेटिक हैं, ये हाईली एनर्जेटिक हैं। बल्कि उससे पहले हमने क्या बात की कि अगर वेव पार्टिकल नेचर रखती हैं, तो इसका मतलब वेव जो है वो पार्टिकल्स से भी मिलकर बनी है। तो इनके पार्टिकल्स क्या हैं, क्या नाम देंगे उनको? फोटॉन्स का। फिर फोटॉन्स की हमने टाइप्स को डिस्कस किया कि फोटॉन्स जो हैं, जब यहाँ पर हम देखते हैं इंफ्रारेड को और अल्ट्रावायलेट को देखते हैं, ये लीस्ट एनर्जेटिक है, ये मोस्ट एनर्जेटिक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने वाले फोटॉन्स जो हैं वो कम एनर्जेटिक हैं, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने वाले फोटॉन्स जो हैं वो हाईली एनर्जेटिक हैं। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ जाती है। और अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, एक फोटोन के पास कैलकुलेट करके बताएं, तो ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लांक ने ये हमें दे दिया इक्वेशन। इसकी मदद से एक फोटोन की कम से कम एनर्जी को आप मेजर कर सकते हैं। इसके लिए प्लांक्स कांस्टेंट है, और ये न्यू मैंने आपको बताया है कि ये ग्रीक लेटर है, इसको लिखने में एहतियात करें। और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मैंने ताल्लुक भी बताया आपको कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर कोई वेव बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो इसका मतलब
उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स ले लेते हैं और इसके बाद इसकी डेरिवेशन जो है वो भी हम करेंगे। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है। अगर आपसे बोला जाए क्या है तो आप बताएं स्ट्रीम। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर है बौछार, खालिस उर्दू में बौछार। लेज़र लाइट देखी है आपने, तो लेज़र लाइट जो जाती है वो स्ट्रीम कहलाती है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको वेव नज़र आएंगे। स्ट्रीम ऑफ क्या है ये, स्ट्रीम ऑफ massless particles called photons, ये डेफिनेशन ऑफ लाइट है। इसको मैं पूरा लिख दूं, ये डेफिनेशन ऑफ लाइट है। जब हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ लाइट, आपसे कोई पूछे लाइट क्या है, स्ट्रीम ऑफ मासलेस पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। देखें अब इस डेफिनेशन ऑफ लाइट के अंदर सारी लाइट्स आ गई, मतलब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, लाइट का यहाँ मतलब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है भाई, बट अगला पॉइंट इसके नीचे, बट ईच पार्टिकल कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट ईच पार्टिकल कंटेन्स रखता है, कंटेन्स a certain amount of energy, a certain amount of energy। अब यहाँ पार्टिकल से मतलब याद रखिएगा, पार्टिकल से मतलब फोटोन हम कह सकते हैं, बट ईच फोटोन कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर फोटोन जो है उसके पास एक ख़ास जो है वो मिकदार होती है तवानाई की, एनर्जी। टाइप्स ऑफ फोटॉन्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन की टाइप्स क्या हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप हैं तो फोटॉन्स की भी टाइप हो सकती हैं भाई। टाइप्स ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लें आप या वेव कह लें आप। तो जिस किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, जिस किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, उसी तरह की टाइप जो है वो फोटोन की होगी। मतलब फोटोन की टाइप डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप पर। एग्जाम्पल कौन सी एग्जाम्पल है इसकी, फ्रॉम IR टू विजिबल, मैंने बताया ना, फ्रॉम IR इंफ्रारेड टू विजिबल टू अल्ट्रावायलेट, अगला पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं। हैंस, अगला पॉइंट यहाँ आ रहा है, हैंस लिहाजा, हैंस फोटोन ऑफ IR हैज़ लीस्ट, फोटोन ऑफ IR हैज़ लीस्ट एनर्जी, देखिए यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस MCQs बेस्ड आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, theories which can be satisfied, theories कहना सही नहीं है, इसको हम कहते हैं issues which can be explained, issues which can be resolved
या सॉल्व्ड कह लें, बाय दिस थ्योरी, यानी कि वो इश्यूज, वो मसले जो कि हल होते हैं इस थ्योरी की मदद से। ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो मैंने आपको बताई है, ये जो थ्योरी आपको बताई है, इस थ्योरी की मदद से जो इश्यूज सॉल्व आसानी से हो रहे हैं, वो इश्यूज कौन कौन से हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर अगली वीडियो आएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा कौन सा मसला हल हो रहा है? एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा। मतलब ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इशू है, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा ये भी एक इशू है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की मदद से ही कर सकते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब यहां से डेरिवेशन चलेगी। मैं इसको ही मिटा देता हूं। डिराइव द इक्वेशन, डिराइव द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? ये E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है भाई, स्टेप्स इसके क्या क्या हैं? बाय यूजिंग प्लांक्स हाइपोथेसिस, प्लांक्स हाइपोथेसिस या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आप कह लें, एक ही बात है। E इज इक्वल टू एच न्यू and speed of wave and speed of wave equation, speed of wave equation, speed of wave equation कौन सी है? वो ये रही, speed of wave equation ये रही। कहाँ गई भाई? V इज इक्वल टू लेमडा न्यू। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिएगा। एक तो आपको इस इक्वेशन को डिराइव करना है, तो प्लांक्स हाइपोथेसिस या प्लांक्स इक्वेशन कह लें आप, ऑब्लिक इक्वेशन कर देता हूँ, प्लांक्स इक्वेशन ये चाहिए, और आपको स्पीड ऑफ वेव इक्वेशन ये चाहिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर नाउ स्पीड यानी कि v इज स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से हरकत करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, कम या ज़्यादा तो खैर हो नहीं सकती, थोड़ा आगे पीछे उससे। तो नाउ स्पीड v इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू लेमडा न्यू बिकम्स c इज इक्वल टू लेमडा न्यू। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट हो गया, v की जगह पर c आ गया, यही वाली इक्वेशन जो है। और इसको हम रीअरेंज करेंगे, न्यू को एक साइड पर रखेंगे, लेमडा को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास न्यू जो है, जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा? c अपॉन लेमडा। नाउ पुट इन इक्वेशन, नाउ पुट इन इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। अब इसमें पुट कर देंगे, आपको न्यू नज़र आ रहा है ये, अब इसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? c अपॉन लेमडा।
और थोड़ा आगे और इसको करें तो hc/λ। तो ये इक्वेशन आपने इस तरह से ड्राइव कर ली, hc/λ। इसकी मदद से आप एक फोटोन के पास कितनी जो है वो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये टॉपिक तमाम हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।